इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। गेम चेंजर यात्रा, जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्राएं जो पिछले कई सालों से उनके नेतृत्व और जनता से जुड़ने का अहम जरिया रही हैं। नीतीश कुमार अब तक 15 यात्रा पूरी कर चुके हैं और इस बार वो समृद्धि यात्रा से 16वीं यात्रा यानी 16 जनवरी से पश्चिम चंपारण से इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये राजनीतिक और विकास संबंधी अभियान है जिनके जरिए मुख्यमंत्री सीधे लोगों से जुड़ते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, जनता से फीडबैक लेते हैं और उसी आधार पर विकास योजनाओं को लागू करते हैं। आपको बता दें, हर यात्रा एक अलग नाम और संदेश होता है। समृद्ध यात्रा की बात की जाए तो इस बार की थीम मुख्यतः विकास को समृद्धि में बदलना है और सीएम का लक्ष्य इस बार रखा गया है कि विकास को वास्तविक समृद्धि में बदलना, ताकि लोगों का जीवन बेहतर हो सके और उन्हें लाभ मिल सके। आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार अपनी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी की सत्याग्रह की धरती चंपारण से करते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 15 यात्रा जो है वो कर चुके हैं और इस बार वो समृद्धि यात्रा से 16वीं यात्रा करने जा रहे हैं। यात्रा के रिकॉर्ड बनाने वाले नीतीश हर बार अलग अलग नाम से यात्रा करते हैं, लोगों से कनेक्ट करने, उनसे फीडबैक लेने और उसके आधार पर विकास की बड़ी योजना तैयार करने और फिर उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाकर लोगों को दिखाना और लोगों के विश्वास जताने के लिए भी ये यात्रा उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। आपको बता दें, हर बार यात्रा से नीतीश कुमार को किसी न किसी रूप में लाभ जरूर मिला है। बिहार में जब फरवरी 2005 में विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला और जल्दबाजी में यूपीए सरकार की ओर से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तो उन्होंने सबसे पहले न्याय यात्रा निकाली। इस यात्रा का जबरदस्त असर भी हुआ। अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ नीतीश कुमार की सरकार बन गई। इसी तरह 2009 में नीतीश की 3 यात्राएं। हालांकि बिहार में सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 साल तक कोई यात्रा नहीं निकाली। अब सबसे पहले उनकी यात्राओं की बात कर ले तो 12 जुलाई 2005 को न्याय यात्रा निकाली गई। ये उनका पहला यात्रा था। उसके बाद 9 जनवरी 2009 को विकास यात्रा, ये उनकी दूसरी यात्रा थी। 17 जून 2009 को धन्यवाद यात्रा, यानी 2009 में ही उन्होंने 3 यात्राएं निकाली थी लगातार। 17 जून 2009 को धन्यवाद यात्रा, 28 अप्रैल 2010 को विश्वास यात्रा, 9 में उन्होंने धन्यवाद यात्रा निकाला, उसके बाद विश्वास यात्रा, वहीं 2011 में उन्होंने सेवा यात्रा निकाला। 19 सितंबर 2012 में उन्होंने अधिकार यात्रा निकाला। हर समय की यात्रा में एक एक सिचुएशन था, एक एक स्थिति थी। अगर 2014 की बात की जाए तो उन्होंने मार्च 2014 में संकल्प यात्रा निकाला। 13 नवंबर 2015 में उन्होंने संपर्क यात्रा निकाला। 9 नवंबर 2016 में निश्चय यात्रा। ये सभी यात्राएं जो है जनता से जुड़ने के लिए थी। 7 दिसंबर 2017 को समीक्षा यात्रा निकाली गई। तो मुख्यमंत्री जो है वो 2005 से अपनी यात्राएं शुरू करते हैं। 3 दिसंबर 2019 को उन्होंने जल जीवन हरियाली यात्रा निकाली। 22 दिसंबर 2021 को समाज सुधार अभियान यात्रा। वहीं 5 जनवरी 2023 को समाधान यात्रा निकाला गया। हर जगह जनता से फीडबैक लिए गए। 23 दिसंबर 2024 को प्रगति यात्रा निकाली गई। सौभाग्य है पूरे बिहार वासियों का, कैसा नेता हमको बिहार में मिले हैं। ऐसे चौकीदार मिले हैं जो हर साल हर जिले में जाकर बड़ी बड़ी जिलावासियों को तोहफा देते हैं, विकास की लंबी लकीरें खींचते हैं। ये सौभाग्य हम सबका बिहार वासियों का है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा नेता किसी देश में ऐसे नेता होंगे जो ऐसे हर जिला के लोगों का ख्याल रखते होंगे। जाति धर्म से उठ के, पार्टी से उठ के
सबका काम करते हैं और सम्मान करते हैं। आज इनका दौरा शुरुआत हो चुकी है, पूरे जिले में दौरा करेंगे, हर जिले के वासियों को बड़े बड़े तोहफा मिलेगा, विकास की लंबी लकीरें खींचेंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो चुप्पी साधे हुए हैं। छोड़िए ना, उनको घूमने दीजिए, उनको घूमने दीजिए। अदर कंट्री घूमते हैं फिरते, बिहार से कोई मतलब उनको नहीं है। बिहार वासियों को ठगने का काम करते हैं, कोई लेना देना उनसे नहीं है। अगर बिहार के बारे में कुछ सोचता है, विकास की लंबी लकीर खींचता है, सौहार्द भाईचारा के साथ सबका ख्याल रखता है, उस नेता का नाम है जनाब नीतीश कुमार जी। सबसे पहले तो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को समृद्धि यात्रा पर जाने के लिए शुभकामना देने के लिए आए थे और शुभकामना देता हूं कि जब से बिहार के बागडोर उनके हाथों में आया है, तब से लगातार बिहार में यात्राओं के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से बिहार की तरक्की, बिहार में खुशहाली के लिए काम करते रहे। और जब जब यात्रा पर माननीय मुख्यमंत्री जी निकलते हैं तो राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य में नयापन के लिए कुछ न कुछ लोगों से संवाद स्थापित करने पर उनको मिल जाता है और उसी अनुसार राज्य में योजनाओं का चयन करते हैं और चयन करने के बाद राज्य की तरक्की, राज्य में विकास की जो गाथा है लगातार लिखी जा रही है। मैं इस अवसर पर राज्यवासियों को भी शुभकामना देना चाहता हूं कि आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर राज्य की समृद्धि के लिए, विकास के लिए जो कुछ बचा हुआ काम है उसके बारे में जरूर उनको फीडबैक देंगे, जरूर सुझाव देंगे, ताकि राज्य को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जो संकल्प लिया है कि 2023 तक बिहार को टॉप 5 राज्यों में बिहार को खड़ा करना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में बिहार के सभी नौजवानों का, महिलाओं का, विद्यार्थियों का, किसान और मजदूरों का, व्यापारियों का, सबका व्यापक समर्थन मिलेगा और आज तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ेगा। फंस गई शेरनी। जी हां, अब हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी अब फंस चुकी है। केंद्र की सत्ता को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी ईडी से कागज और लैपटॉप छीनकर अराजकता फैलाने वाली बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्हें फटकार लगाई है, वहीं ईडी पर एफआईआर दर्ज करने पर भी उन्हें फटकार लगाया गया है। अब 3 फरवरी को सुनवाई होनी है। सवाल उठता है कि ममता बनर्जी का कहना है कि वो तृणमूल के अध्यक्ष पद की हैसियत से आईपैक के दफ्तर गई थी और अपने लोगों को डिस्टर्ब कर रहे ईडी से पार्टी के कागजात के लिए ममता बनर्जी से भूल हो गई और वो राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी हैं और वो अगर अराजकता फैलाएंगी तो फिर राज्य का रखवाला कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में ममता बनर्जी, बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के कमिश्नर से भी जवाब मांगा है, क्योंकि ममता के साथ धरना देने वाले अधिकारी भी बैठे थे। आपको बता दें, ममता बनर्जी बार बार भूल जाती हैं कि वो राज्य की मुख्यमंत्री हैं, किसी देश की प्रमुख नहीं। ममता केंद्र से बार बार टकराव मोल ले रही हैं। वो मनमाने ढंग से अपने राज्य को चलाना चाह रही हैं। वो संघीय ढांचा को कमजोर कर अराजकता भी फैला रही हैं। आपको बता दें, 3 फरवरी के बाद ममता बनर्जी पर कोर्ट का फैसला भी आ सकता है। मोदी सरकार ममता सरकार पर कार्रवाई करने से झिझक रही है। वो ये नहीं चाहती कि जनता की सहानुभूति मिले। मोदी सरकार को कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ममता बार बार कानून को अपने हाथ में ले रही है, चाहे वो घुसपैठिए का मामला हो या केंद्रीय एजेंसी को अपने काम करने से रोकने की बात हो। इस कारण से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोलकाता हाईकोर्ट में भी सुनवाई में जज ने काफी नाराजगी दिखाई। 3 फरवरी को सुनवाई के बाद ममता के भाग्य का फैसला भी हो जाएगा।
तो आपको बता दें एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोर्ट में ममता बनर्जी को फटकार लगाई है, बार बार वो धरने पर बैठ जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, अपने लोगों को परेशान करने की वजह से वो ईडी दफ्तर में, आईपी पैक के दफ्तर में पहुंची हुई थी। हालांकि कोर्ट ने उनके इस हरकत से नाराजगी जताई है और फटकार भी लगाया है। कोर्ट का कहना है कि ममता बनर्जी जो है वो बंगाल में अराजकता फैला रही हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ममता बनर्जी जो है बार बार धरने पर बैठ जा रही है। उनके साथ कई अधिकारी भी जो है धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। हालांकि कोर्ट की तरफ से उनसे भी जवाब मांगा गया है, उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव की। महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर है। मुंबई महानगर पालिका में ठाकरे या यूं कहें शिवसेना यूबीटी का किला ढह गया है। उद्धव ठाकरे का आखिरी किला भी अब ढह चुका है। बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर पटकनी दे दी है। कांग्रेस हाशिए पर चली गई है और महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव परिणामों में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन की स्थिति मजबूत नजर आने लगी है। बीएमसी चुनाव की बात करें तो कुल 227 सीटों में से महायुति ने शाम तक 118 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है। इसके मुकाबले शिवसेना, उद्धव ठाकरे की गुट और एमएनएस का गठबंधन केवल 67 सीटों पर ही आगे चल रही है। गौरतलब है कि ये नगर निगम चुनाव 9 साल बाद कराए गए हैं। 15 जनवरी को हुए मतदान में कुल 46 से 50% के बीच वोटिंग दर्ज की गई थी। बीएमसी की 227 सीटों के लिए कुल 2516 उम्मीदवार मैदान में थे। अब नतीजों में महायुति के लिए मजबूत संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने तो एक बयान भी दे दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अपने गठबंधन सहयोगियों को संभाल नहीं पाए उन्हें दूसरों पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के टूटने के बाद अब तक कोई चुनाव नहीं हुआ है। त्रिवेदी ने दावा किया कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत का दावा करने वाली शिवसेना यूबीटी को आत्ममंथन करना चाहिए। वहीं आपको बता दें अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस यानी सीएम को बधाई दी है बीएमसी इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है। बीएमसी का इलेक्शन था, आज सुबह से ही जो चुनावी प्रक्रिया में काउंटिंग थी वो चल रही थी। उसके बाद बीएमसी जीत हासिल की है बीजेपी ने, उनके महागठबंधन ने। तो आपको बता दें इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दे दी है। आपको बता दें बीजेपी गठबंधन की जीत पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मुंबईकरों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया है, लोगों ने अन्य मुद्दों को नकार दिया है। मुंबई महानगरपालिका समेत राज्य के 20 नगर निकायों में हुए चुनाव के नतीजे सामने भी आए जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है और ये जश्न जो है वो देखने को मिला। वहीं अगर बात करें ठाकरे का तो उनका रंग फीका हुआ। बीएमसी में फडणवीस शिंदे की जोड़ी का जादू जो है वो देखने को मिला। आप सभी ने देखा कि आज महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मात्र कुछ दिन पूर्व केरल नगर निगम चुनावों में तिरुवनंतपुरम में पहली बार हमने बहुमत पाया था। आज देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा, एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं।
इसके लिए हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उनकी मेहनत का यह शानदार फल है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अपार लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, उसके ये व्यापक विस्तार का एक चरण है। और इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की धरती, जो भारत के सांस्कृतिक गौरव का केंद्र रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य जहां से प्रारंभ हुआ, जहां से लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष किया, और जो राष्ट्रवाद के विचारों की उर्वरा भूमि रही है, और जो आज मुंबई, जो विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का आर्थिक राजधानी हो, तो मैं कह सकता हूं भारत के सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक समृद्धि दोनों के लिए विकास की इस नई इबारत को जो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में लिख रहे हैं, उसके ऊपर महाराष्ट्र की जनता ने मोहर लगाई है। मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। खूप अभिनंदन, खूप डायरेक्ट चांगलं झालं। आता काही चिंता करायचं कारण नाही, फार सुंदर केला तुम्ही, फार तुमचं अभिनंदन आहे। आता आपण बस एकदम जबरदस्त आहे त्याच्यात, म्हणजे लेटेस्ट होप यस 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 यस। तो आपने देखा सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बधाई भी दी है अपनी जीत पर। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे भैरव बटालियन की। जी हां, हमारे देश के भैरव बटालियन से अब पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। भैरव बटालियन ने सेना दिवस पर अपना शौर्य दिखा दिया, जिससे पाक को भैरव बटालियन के सामने लोहे के चने चबाने होंगे। भारतीय सेना ने संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई करने के लिए भैरव बटालियन को तैनात करना शुरू कर दिया है। यह बटालियन खास तौर पर राजस्थान, जम्मू, लद्दाख और पूर्वोत्तर भारत जैसे संवेदनशील इलाकों में तैनात किए जा रही है। आपको बता दें, भैरव बटालियन भारतीय सेना की एक नई और अत्याधुनिक श्रेणी की टुकड़ी है, जिसका गठन वर्ष 2025 में उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया था। भैरव बटालियन के साथ रुद्र ब्रिगेड और दिव्यास्त्र बैटरी का भी गठन किया गया था। प्रत्येक भैरव बटालियन में आपको बता दें करीब 250 सैनिक होते हैं, जिनमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और अन्य सहयोगी इकाइयों के जवान शामिल होते हैं। अब तक लगभग 15 बटालियन तैयार हो चुकी है और कुल 25 बटालियन बनाने की योजना बनाई गई है। भैरव बटालियन को अचानक हमलों, आपात हालात में त्वरित कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग दी गई है। ये नियमित सेना और स्पेशल फोर्सेस के बीच एक सेतु यानी एक पुल की तरह काम करती है, ताकि विशेष बलों को अत्यंत महत्वपूर्ण अभियानों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। इसका प्रतीक चिन्ह कोबरा है और आदर्श वाक्य है अभ्ययम भैरव यानी निर्भीक रक्षक। भैरव बटालियन को खास तौर पर ऐसे स्थानों पर तैनात किया जा रहा है जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जिनमें राजस्थान, जम्मू, लद्दाख और पूर्वोत्तर भारत के राज्य शामिल हैं। आपको बता दें, भैरव बटालियन जो है एक नए भारत को रिप्रेजेंट करेगा।
कैसे बनेगा मेडिकल हब? जी हां, जेपी नड्डा का एक नया थीम देखने को मिला है। पीएम मोदी का सपना है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। भारत को मेडिकल हब बनाना चाह रहे हैं, पर उनका केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग गलत नीतियां अपना रहा है। जहां भारत विश्व पटल पर भारत की थूथू होगी। अभी हाल ही में पीजी नीट 2025 का रिजल्ट आ गया, पर काउंसलिंग में पीजी एडमिशन के लिए अब तक सीट भर नहीं पाया है। 18,000 सीटें खाली रह गई हैं। आईएमए ने सीट भरने के लिए केंद्रीय मंत्री नड्डा को कट ऑफ सीट की सीमा कम करा दी है, जिससे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को फायदा होगा। देश भर में स्नातकोत्तर चिकित्सा की 18,000 से अधिक सीटें रिक्त रखने के कारण राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड यानी NBMS ने नीट पीजी 2025 प्रवेश के लिए जो पात्रता है प्रतिशत को संशोधित करने के लिए आरक्षित श्रेणियों के लिए इसमें 40% तक घटाकर 0% कर दिया है। यानी मंगलवार को NBMS द्वारा प्रकाशित नोटिस के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए नीट पीजी का कट ऑफ अब 50% से घटाकर 7% कर दिया गया है। यह निर्णय दूसरे चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद लिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य उपलब्ध सीटों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है, जो भारत में प्रशिक्षित चिकित्सा विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूत्रों के अनुसार ऐसी सीटों का खाली रहना स्वास्थ्य सेवा में सुधार के प्रयासों को कमजोर करता है और बहुमूल्य शैक्षिक संसाधनों की हानि का कारण बनता है। आप अगर डॉक्टर से दिखाने जा रहे हैं तो संभल कर जाइए, क्योंकि आप जिससे विशेषज्ञ समझ रहे हैं वो डॉक्टर नहीं बल्कि एक झोला छाप डॉक्टर है, क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम माइंस पर 40 पर पास कर विशेषज्ञ बन रहे हैं। सामाजिक न्याय के नाम पर लोग झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराते नजर आएंगे। सरकार को उनकी प्रतिभा नहीं देखकर एडमिशन ले रही है, बल्कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत डॉक्टर बनाने का ठान लिया गया है, जिससे लोगों की जान से खिलवाड़ करते डॉक्टर विशेषज्ञ नजर आएंगे, क्योंकि उनको एमडी के एंट्रेंस में एडमिशन जो है वो नहीं मिल रहे हैं। और विभाग में सरकार को विशेषज्ञ चाहिए, जैसे कि रोड, पुल और कृषि में विशेषज्ञ चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार लोगों की जान से खेल रही है। सरकार के माइंस 40 वाले विशेषज्ञ से डॉक्टर विशेषज्ञों की कमी पूरा करेगी। सरकार मेधा को दरकिनार कर सामाजिक न्याय की जरूरतों को पूरा करना चाहती है। नड्डा साहब मोदी के सपने तो समझते हैं, फिर ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं? तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।